आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे करते हैं हम प्रयोग, क्या होता है उसका यूज, कैसे हम उसका यूज करते हैं ट्रांसलेशन में, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। बात करते हैं इसकी रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन होता है कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ताह तीह तेह दिया होता है, ना कि वाक्यों के अंत में, वाक्यों की क्रिया के अंत में। तो हम लिख लेते हैं इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ताह तीह तेह आदि शब्द आते हैं। तो पहली तो बात ये कि अगर हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि वो हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का वाक्य किस टेंस का है और टेंस के किस फॉर्म का है। इन बातों को हम कैसे पहचान पाएंगे? जब हम इस रिकॉग्निशन को, पहचान को पढ़ेंगे। दिया हुआ इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ताह तीह तेह आदि शब्द आते हैं, क्रिया के अंत में। नहीं तो वैसे अगर जो हम सिर्फ कह दें वाक्यों के अंत में, तो ऐसे एक कुत्ता है या एक हाथ जो मोती है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से नहीं बनते हैं। तो रिकॉग्निशन आपको पता चल गई। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी। अगर हम बात करें तो नोट इसमें देख लेते हैं, तो आपका होता है सब्जेक्ट एमी फर्स्ट एस और ई एस ऑब्जेक्ट एन आर पी। तो आपका ही, शी, इट, एस एन एस। एस एन एस का मतलब है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस आता है। और वहीं आपके आई, बी, यू, दे, पी एन एस। पी एन एस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिर्फ एम बी फर्स्ट ही आता है। तो एग्जाम्पल अगर जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, वह हर रोज अखबार पढ़ता है। तो वह हर रोज अखबार पढ़ता है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, तो पढ़ने का काम कौन करता है? वह। तो वह की इंग्लिश हो जाती है ही। और उसके बाद में हमारा है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ता है, मतलब पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। और जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ में हम एस और एस ऐड करते हैं, तो इस वर्ब में आपका एस ऐड होगा। तो ही रीड्स, क्या पढ़ता है? अखबार। तो ही रीड्स द न्यूज़पेपर
और कब पढ़ता है? हर रोज, मतलब एवरी डे या डेली। तो ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ये हमारी बात हो गई आपकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो नेगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस एमी फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड आरपी। सेकेंड आपका जो सेकेंड टाइप होता है वो आपका नेबर का होता है। तो सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस एमी फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम नेबर लगाते हैं तो एस और एस फिर से वापस आ जाता है, और जब हम डू और डज का यूज करते हैं तो एस और एस नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि डू एक मेन वर्ब है जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। डू हमारे लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसको डज इसलिए बना दिया गया ताकि एस और एस को बैलेंस कर दिया गया और डू के ही साथ में ऐड कर दिया गया, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मीन्स he, she, it, SMS के साथ में आपका यूज होता है। does not और I, we, you, they, PNS के साथ में आपका यूज होता है do not। क्लियर? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला टाइप हम लेते हैं, वह उससे बात नहीं करती है। सेकेंड टाइप, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। तो फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो वह उससे बात नहीं करती है, मतलब इसमें सिर्फ आपका नहीं आया और इसमें आपका कभी और नहीं दोनों आया। तो फर्स्ट टाइप में तो आपका डू और डज नॉट का रूल लगेगा और सेकेंड टाइप में आपका नेवर वाला लगेगा। तो वह उससे बात नहीं करती है, मतलब जो बात नहीं करती वो कौन है? वह मतलब एक फीमेल है, क्योंकि हमें पता चलता है टी है। अगर वो मेल होता तो करता है होता, तो वह मतलब शी। उसके बाद में आपका डू या डज नॉट, तो शी है तो सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट। फिर क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। शी डज नॉट टॉक, और किससे नहीं करती है? उससे, टू हिम। शी डज नॉट टॉक टू हिम। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, तो मैं नहीं जाता हूँ तो आई, और कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, और जाना मेन वर्ब है तो आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। ये आपकी बात हो गई नेगेटिव स्ट्रक्चर की। अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। Interrogative is also of two types. First type SNO-type and second type WH type. तो पहले हम फर्स्ट टाइप का कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जिसे हम एस और नो टाइप कहते हैं। इसमें आपकी जो
सेंटेंस शुरू होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, तो आपका ये हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है आपका WH वर्ड टाइप। जो आपकी सेंटेंस शुरू होती है WH वर्ड से, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आपसे एस नो टाइप का क्वेश्चन किया जाता है, इन दैट केस यू विल बी एबल टू आंसर ओनली बाय सेइंग यस और नो। अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम वहाँ जाते हो, तो आप ये कह सकते हो नहीं मैं नहीं जाता हूँ, या आप ये उत्तर दे सकते हो यस, यस मतलब मैं जाता हूँ। लेकिन अगर आपसे WH टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप वहाँ क्यों जाते हो, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ओनली बाय सेइंग यस नो, क्योंकि वहाँ पर आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के इंट्रोगेटिव भी आते हैं हमारे पास, तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या राहुल उससे मिलना चाहता है? तो यहाँ पे हम बात करें क्या राहुल उससे मिलना चाहता है, मतलब इसका आंसर यही हो सकता है मिलना चाहता है तो यस, नहीं मिलना चाहता है तो नो। तो क्या राहुल आपका सिंगुलर नंबर है तो आपका बनेगा डज, डज राहुल, और चाहना पहले आएगा तो डज राहुल वांट टू मीट उससे, हर या इन कोई भी हो सकता है तो हर ले लेते हैं, तो डज राहुल वांट टू मीट हर। सेकेंड टाइप का अगर ले लें तो आप शिक्षा का महत्व क्यों नहीं समझते हो? तो ये सेकेंड टाइप का। अब यहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, और आप सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा, डू यू, और नॉट भी है तो वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, आप शिक्षा का महत्व क्यों नहीं समझते। चलिए एक तीसरे भी सेकेंड टाइप के ही WH टाइप के इंट्रोगेटिव में हम तीसरे टाइप को भी समझते हैं। अब आपके सामने वो सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें WH वर्ड खुद अपने आप में सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें कौन पुकारता है। तो तुम्हें कौन पुकारता है मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन है, जो अननोन सब्जेक्ट है, तो आपका हो जाएगा हु कॉल्स यू। हु के तुरंत बाद आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डू या डज या आपका डिड पास्ट में नहीं आएगा, तो हु के तुरंत बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। तो जो कि हु को हम सिंगुलर मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन पुकारता है। इसी बेस पे हम बहुत सारे अलग सेंटेंसेस का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन की, अब बात करते हैं यूज की। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं।
यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो किया जाता है वो आपका हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, ज्योग्राफिकल ट्रुथ, इन सारी चीज़ों में किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं इट इज यूज्ड टू express a universal truth, geographical truth, habitual action, the action which is to happen in the near future। अब बात करते हैं यूज की। तो यूज हमने बताया कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ज्योग्राफिकल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, द एक्शन व्हिच इज टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन की बात कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ही touches the feet of his parents daily। तो ये आपका क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की या ज्योग्राफिकल ट्रुथ की तो हम कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूटी। अगर हम एक्शन विच इज टू हैपन इन द नियर फ्यूचर तो हम ये कह सकते हैं कि द schools reopen in the next month। तो आपका ये यूज हो गया। ये हमें बताता है टचेस द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स डेली, मतलब हैबिचुअल एक्शन हो गया उसका। दूसरा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। और थर्ड आपका द स्कूल्स reopen in the next month, it means that the school will reopen in the next month, कि स्कूल खुलेंगे नेक्स्ट मंथ में। लेकिन ये हम बात अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कह सकते हैं। चलिए इस यूज के बाद में हम बता देते हैं कुछ पार्टिकुलर एडवर्ब्स जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। Adverbs: always, frequently, generally, every month, once in a week, twice in a year, often, usually, sometimes, etc।
तो हम एप्रोच का यूज का जो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो आपका क्या हो सकता है? ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, जनरली, एवरी मंथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ ईयर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए लगाया गया कि यही सिर्फ नहीं है जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, और भी हैं। तो लेकिन ये आपके पास एग्जाम्पल के रूप में है कि जो आपको बताते हैं, जिससे हमें फ्रिक्वेंसी का पता चलता है, वो मोस्टली आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और ट्रांसलेशन एंड यूज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू हैव गॉटन दैट, कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है यूज, कैसे हम उस सेंटेंस को पहचानते हैं, हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में लिखी हुई सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है? पहले तो हम पास्ट की ही बात कर लेते हैं। वैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, पास्ट टेंस वो होती है जो हमारे पास्ट के एक्शंस को, हमारी पास्ट के हैबिट्स को शो करती है। पास्ट टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में तथा, तिथि, ते, थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि निकलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सेंटेंस हिंदी में लिखी है और आपको पहचानना है ये किस टेंस की है और टेंस की किस फॉर्म की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस का टेल पोर्शन देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लुक एट द टेल पोर्शन ऑफ द हिंदी सेंटेंस एंड एट दिस यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो इसमें क्या है, अगर जो आपकी पास्ट की सेंटेंस लिखी हुई है तो आपको अगर पता चलता है कि उस सेंटेंस का जो टेल पोर्शन है, लास्ट का पोर्शन है, उसमें ताथा, तिथि, तेथे आता है क्रिया के अंत में, तो पास्ट इंडेफिनिट होगी। अगर उसमें साउंड आती है आ, ई, ए की, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगी। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जो है हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड आरपी। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव आपका होता है, नेगेटिव के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में आपका आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका नेवर आता है, कुछ सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एंड सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब बात करते हैं हम डिड नॉट की और एमडी फर्स्ट की, जबकि फिर इसमें एमडी सेकेंड आ जाता है और जो आपका अफर्मेटिव फॉर्म है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब एमडी सेकेंड का यूज होता है। क्योंकि हम पास्ट, एक वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो
प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है, जो पास्ट फॉर्म होता है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। ये तो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात हो गई। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एमडी फर्स्ट, ये डिड नॉट आया तो एमडी फर्स्ट आ गया, क्यों एमडी सेकेंड नहीं रहा? उसका कारण ये है क्योंकि डिड जो है वो खुद एक अपने आप में वर्ब होती है, जो कि प्रेजेंट में हमारा डू और डज आता था। तो पास्ट टेंस में जब हमारा यहाँ पे डिड आ गया तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ में नहीं हो सकते, इसलिए डिड यहाँ पे आया जो वर्ब को पास्ट में ले जा रहा है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। दूसरी बात, नेवर का अगर जो हम यूज करते हैं तो फिर हमारी वापस वही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। उसका रीजन ये है, नेवर जो है वो मेन वर्ब नहीं एडवर्ब है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो भी आपके दो टाइप में होता है, एस नो टाइप। एस नो टाइप का जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आपका ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच टाइप जो होता है वो आपका डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको हम एस नो टाइप का कहते हैं, उसमें सिर्फ आपसे जवाब मांगा जाता है और उसमें एक बड़े एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज आपसे पूछे कोई क्या आप वहाँ गए थे, तो उस कंडीशन में आप आंसर सिर्फ दे सकते हैं यस या नो करके। आप गए थे तो यस, आप नहीं गए थे तो नो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कि आप वहाँ क्यों गए थे, तो आप सिर्फ यस और नो का उत्तर देके काम नहीं चला सकते, आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा। यही अंतर होता है जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, और जिसे जो रियल में है वो एस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। अगली बात हम इसमें ये कर लेते हैं, डिड जो है एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो डिड को यहाँ पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट या पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट से कोई असर नहीं पड़ता, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सेम यूज होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वह मुझसे आज मिलने आई। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और आरपी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझसे मिलने कौन आया, वह, तो क्या हो जाएगा शी। और फिर मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, आना, तो शी केम। कहाँ आई मुझसे मिलने, तो शी केम टू मीट मी। ये आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम नेगेटिव का लेते हैं, और नेगेटिव में है मैं उसका व्यवहार पसंद नहीं करता था।
तो मैं उसका व्यवहार पसंद नहीं करता था, तो आपका सब्जेक्ट तो मैं है, तो आई हो जाएगा आई। अब नहीं आया तो नहीं वाले में हमने जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया है उसमें आपका क्या है, डिड नॉट का यूज होता है। तो आई डिड नॉट, अब क्या है, मेन वर्ब पसंद करना, तो आई डिड नॉट लाइक, क्या नहीं पसंद करना, उसका व्यवहार, तो आई डिड नॉट लाइक हर कंडक्ट। सेकेंड टाइप जो नेगेटिव है उसका आपका लिख लेते हैं, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपका आ ई ए की साउंड निकलती है, तो इस सेंटेंस में आपकी साउंड निकल रही है, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, मतलब ई की साउंड निकल रही है। तो लेकिन इसमें क्या है, कभी और नहीं दो वर्ड दिए हुए हैं, तो इसकी जगह पर आपका नेवर का यूज आएगा, तो आपका आ जाएगा आई नेवर टॉक्ड टू हर, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। हम इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या वह भी यहाँ आता था? सेकेंड, तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं मनाया? तो अगर जो हम सेंटेंस को देखें तो क्या पता चलता है, ये सिंगल इंटरोगेटिव मतलब यस नो टाइप की है। अगर जो आपसे पूछा जाए क्या वह भी यहाँ आता था, तो अगर आता था तो यस, नहीं आता था तो नो। ऐसे सेंटेंस का आंसर हम एस नो टाइप से दे सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं मनाया, यहाँ पे आपको एक कारण बताना पड़ेगा कि आपने उस बच्चे को मनाया क्यों नहीं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा जो क्या से सेंटेंस शुरू होती है तो उसे हम डिड से बनाते हैं, तो डिड, और वह भी यहाँ आता था, तो डिड ही ऑल्सो कम हियर, डिड ही ऑल्सो कम हियर, क्या वह भी यहाँ आता था? अब सेकेंड टाइप का जो है वो WH वर्ड से है, तो पहले आपका क्या आएगा, वाई, वाई डिड यू not convince that child, that child, why did you not convince that child? एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जिसमें अननोन सब्जेक्ट होता है, या हम क्या जिसमें WH वर्ड खुद सब्जेक्ट होता है, वो आपका who से शुरू होता है या आपका what से हो सकता है। आपको किस बात ने दुखी किया? तो आपका क्या हो जाएगा, किस बात ने, मतलब व्हाट मेड यू सैड। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो हम कह सकते हैं, तुम्हें कौन बुलाता था? तो आपका हो जाएगा who called you।
कौन बुलाता था। यहाँ पे जो कौन है, बुलाने का काम तो कौन करता है, बट ये अनोन सब्जेक्ट है, मतलब इसको हम जानते नहीं कौन है ये, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है, हु कॉल्ड यू। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूज की। तो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट of the past time it is used to express an action or event of the past time के एक्शन जो कार्य पहले हुआ था उसको दर्शाने में हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और आपका जो इवेंट कोई घटना घटित हुई थी उस घटना को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और ये एक हैबिचुअल एक्शन को भी शो करता है, हैबिट ऑफ द पास्ट एक्सेट्रा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपका हो सकता है एडिसन invented the gramophone। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, तो ये आपकी बात करता है एक्सप्रेशन एक्शन और इवेंट ऑफ द पास्ट टाइम। और सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले लें तो आपका क्या है, हैबिट ऑफ द पास्ट। तो आई ऑलवेज went to the temple। मैं हमेशा मंदिर जाता था या जाया करता था। इसमें आपका यूज्ड टू का भी यूज होता है, अगर इसमें हम यूज करें तो आपका हैबिट को शो करता है, आई ऑलवेज यूज्ड टू do the things on time, कि मैं हमेशा चीज़ों को समय पर किया करता था लेकिन अब नहीं कर पाता। पास्ट की बात को ये दर्शाता है। कुछ एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, जैसे आपका ऑलवेज हो गया, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, बिफोर, एगो एक्सेट्रा। अब इस तरीके के एडवर्ब्स का भी पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में आपने जाना कि क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, और किस तरीके से हम हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखी हुई सेंटेंस है तो उसको पहचानने के लिए आपको वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंस देखना है कि टेंस का जो वर्ब फॉर्म है वो कैसा है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो पास्ट इंडेफिनिट की है, अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हिंदी में देखना है तो हमें टेल ऑफ द सेंटेंस देखना होता है कि अगर हिंदी में की लास्ट की पहचान बाकी की निकल रही है ता था ती थी ते थे अथवा आ ई ए की साउंड, तो वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस होगी।
आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेशन के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान। तो पहचान ठीक वही होती है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गे, गे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर टेंस जो होती है, फ्यूचर टेंस का मतलब ही होता है वो समय जो आने वाला है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो ये हमें वो बताता है कि जो घटना भविष्य में घटित होने वाली है, लेकिन जो कार्य होगा उसके हमें एक्शन के बारे में या इवेंट के बारे में ये नहीं पता होता वो किस मोड में है। ये जरूर हमें पता होता है कि भविष्य में होने वाला है, तो हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल और शैल। ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर इनको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो विल और शैल प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। और मॉडल वर्ब होने के कारण ही इसके साथ में जो वर्ब फॉर्म आती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होती है। अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अगर आपका सेकेंड टाइप का नेगेटिव हो तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नेवर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो विल और शैल का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो विल नॉट इज इक्वल टू won't and shall not is equal to shall। ना कि जैसा कि हम इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट को हम इसको इज और नॉट को इजंट कह देते हैं, तो इसको विल और नॉट को विलंट नहीं कहेंगे। विल और नॉट आपका वोंट होता है और शैल नॉट आपका शैंट होता है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव भी आपके दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने आपको दो प्रीवियस वीडियोस में बात की है इंट्रोगेटिव की। तो फर्स्ट आपका टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप, वो उसे हम एसनो टाइप कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से ही शुरू होता है। तो आपका हो जाएगा विल और शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी प्लस क्वेश्चन मार्क। और ऐसी वो सेंटेंस जो हिंदी में आपकी क्या से शुरू होती है, जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाती है, उसमें हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसी सेंटेंस के अनुसार उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मॉडल वर्ब होता है, वो उस क्या की जगह पे आता है। सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका WH वर्ड टाइप कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं नोट कि शैल और विल का यूज कैसे करते हैं। तो आई एंड बी, जिसको हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, तो आई एंड बी फर्स्ट पर्सन के साथ में आपका शैल यूज होता है, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में आपका विल यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है इन जनरल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन। सामान्य स्थिति में अगर उस सेंटेंस में जनरल कंडीशन होती है तो हम आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल आता है, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, और कोई भी सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या किसी का नाम हो, तो उसमें आपका विल आएगा। लेकिन अगर कंडीशन चेंज होती है तो इफ कंडीशन चेंजेस, I and we will take will, all other subjects will take shall if condition changes। अगर कंडीशन आती है तो इन द कंडीशंस ऑफ promise, threat, determination, promise, threat, determination, अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर हम यहाँ पे कह दें नेसेसिटी, एक्सेट्रा, अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बोलने वाले का जो सब्जेक्ट है उसका दृढ़ निश्चय दिखता है, उसका प्रॉमिस दिखता है, या वो किसी चीज़ की धमकी दे रहा है, उसमें कंडीशन बदल जाती है। और जब कंडीशन बदल जाती है तो इन मॉडल वर्ब्स का विल और शैल का यूज भी बदल जाता है। आई और वी के साथ में फिर आपका विल आ जाता है, और ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ में आपका शैल आ जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल 1, मैं उसकी मदद करूंगा। तो आपका हो जाएगा मैं उसकी मदद करूंगा। इस सेंटेंस से हमें जनरल सेंस दिखता है, जनरल कंडीशन दिखती है, तो हमारा आई के साथ में शैल होता है, तो आई शैल हेल्प हर। सेकेंड अगर हम ले लेते हैं, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। तो ये जो कंडीशन है वो नेगेटिव की सेकेंड कंडीशन है, तो इसमें आपका आ जाएगा शी
विल, कभी और नहीं भी है तो आपका आएगा नेवर, शी विल नेवर, माफ करने की फॉरगिव हिम। अगर हम किसी कंडीशन, अगर जो नेगेटिव का फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो हम कह सकते हैं तुम अपना वादा नहीं निभाओगे। तो तुम अपना वादा नहीं निभाओगे, इसका मतलब है तुम सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट, या हम वोंट भी कह सकते हैं, तो यू विल नॉट कीप योर प्रॉमिस। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव और नेगेटिव की दोनों कंडीशंस की। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की भी। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। तो आपका बनेगा तुम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या की हमने बताई थी, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, जो आपका मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को रख लेते हैं। तो यू के साथ में आपका विल आता है, तो आपका आएगा विल यू, और भूल जाना मतलब विल यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। कंडीशन 5, वह अपना कार्य क्यों नहीं करेगा। तो अब ये WH वर्ड टाइप सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो हमारा WH वर्ड पहले आएगा वाई, और वहाँ इसके सामने भी आपका विल आता है, तो वाई विल ही नॉट डू हिज वर्क। तो वह अपना कार्य क्यों नहीं करेगा। अब एक नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जिसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड खुद सब्जेक्ट होता है। उसे जेल से कौन छुड़वाएगा। तो इसमें आपका कौन मतलब जो सब्जेक्ट है वो अननोन सब्जेक्ट है, और जिसको हम लिखते हैं हु से, तो हु विल गेट हिम रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। ये आपकी बात हो गई इंट्रोगेटिव की, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, एंड दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या है इसमें होता क्या है, जो आपका डबल इंट्रोगेटिव यहाँ का जो WH वर्ड होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज की। यूज, इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which will happen in the future। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम किसके लिए यूज करते हैं, जो एक्शन अभी भविष्य में होने वाला होता है।
चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को देख करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी ट्रांसलेशन है, जितनी भी सेंटेंस है, उनका ट्रांसलेशन भी कर पाओगे। हाँ, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो कृपया आप मुझे मेरे रेस्पेक्टिव वीडियोस में, जिस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को बताया उसमें प्रेजेंट का, जिसमें हमने पास्ट को बताया उसमें पास्ट का, जिसमें हमने फ्यूचर को बताया उसमें फ्यूचर के लिए आप सेंटेंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मैं उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।